हेलो दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस का जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसको एनालाइज करने वाले हैं। ये शिफ्ट 2 का पेपर है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरीके से हम हमारे स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट उस तरीके के क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट एलिमिनेशन जिनमें हम कर सकते हैं। मतलब अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की जो बेसिक हमारे पास में टर्मिनोलॉजीज हैं अगर वो भी क्लियर हैं तो आपके 18 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी है एग्जाम के अंदर। और 10 क्वेश्चंस जो हमारे पैसेज वाले होंगे। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास में ये होगी। सेकंड कैटेगरी है हमारे पास में डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मतलब अगर आपने 2018 से लेके 2023 का जो हमारे पास में दिसंबर में एग्जाम हुआ है अगर वहां तक के क्वेश्चंस को आपने अच्छे से एनालाइज किया है तो आप 35 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारे पास में डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वहीं से डायरेक्ट स्टेटमेंट्स उठाई गई हैं। मैंने यहाँ पे अटैच किया है हर क्वेश्चन के साथ कि ये वाला क्वेश्चन किस सीरीज के अंदर पूछा गया था, किस शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास में ये होगी। सेकंड कैटेगरी हमारे पास में डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी। और थर्ड कैटेगरी है हमारे पास में क्रिटिकल एनालिसिस वाली। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है कि अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज किया है। मतलब अच्छे से एनालाइज का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन है उसकी हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपने उन चारों ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज किया है कि किस तरीके से स्टेटमेंट्स को फ्रेम किया जाता है, किस तरीके से ऑप्शंस को फ्रेम किया जाता है, तो 19 वो क्वेश्चंस हैं जो आपके ठीक हो सकते हैं। इस पेपर के अंदर मेरा स्कोर रहा है 85 क्वेश्चंस का आउट ऑफ 100। 85 क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल ठीक रहे हैं। तो आप सीख सकते हैं यहाँ से कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरीके से मतलब आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारे मेरे पास में जो सेट है वो सेट जेड है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सिस्ट होल्ड दैट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ये देखो मैंने आपको बताया जैसे 3 पार्ट्स के अंदर मैंने इसमें डिवाइड किया है। ग्रीन जो हाईलाइट किए हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी डायरेक्ट कॉमन सेंस से डायरेक्ट एलिमिनेशन से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और जो मेरे पास में जो स्काई ब्लू में हाईलाइट है इसका मतलब है कि आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से हाईलाइट किया मतलब याद किया है तो आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने थ्रेड से हाईलाइट किए हैं जहाँ पे अगर आपने क्रिटिकली एनालिसिस किया हुआ है क्वेश्चन का तो आपके वो क्वेश्चन भी ठीक होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू होते हैं हम। मार्क्सिस्ट होल्ड दैट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अगर आपको ये पता है कि मार्क्सिस्ट हमारे पास में मार्क्सिस्ट किस तरीके से सोचते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देखिए। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। डोमिनेशन बाय द रिच क्लास, डिवीजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में कांस्टेंट हार्मनी। हम जानते हैं कि मार्क्सिस्ट कभी भी हार्मनी की बात नहीं करते हैं। मार्क्सिस्ट हमेशा बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की। जो हमारे पास में जो रिच क्लास का डोमिनेशन है उसकी बात करते हैं और रिच और पुअर के बीच में जो हमारे पास में डिवीजन है उसकी बात करते हैं। अगर आपको बेसिक कॉमन सेंस भी है, बेसिक नॉलेज भी है, तो भी आप देख सकते हैं कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये हमारे पास में नेगेटिव सेंस में हैं और सिर्फ एक ये ऑप्शन है जो पॉजिटिव सेंस में है। तो हमारे पास में ऑब्वियसली इसको एलिमिनेट कीजिए आप। बी खत्म, बी खत्म, ये बी ऑप्शन खत्म। तो हमारे पास में इसका आंसर आ गया सेकंड। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास में कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए जिस क्वेश्चन को इससे मार्क कर रखा है ये थोड़े फैक्ट बेस्ड टाइप क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये अच्छे से आती है मतलब अगर किसी ने याद किया हुआ है तो उसका क्वेश्चन ये ठीक हो जाएगा। अदरवाइज जिस तरीके से की कंडीशन थी हमारे पास में उसमें रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सेकंड जो है हमारे पास में ये आपको एनालाइज करने में दिक्कत होगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में ब्रॉडली द टर्म डेमोक्रेसी इंप्लाइज। डेमोक्रेसी का मतलब हमारे पास में क्या होता है? इसके देखिए आप 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास में। अगर आप इनको एनालाइज करेंगे, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेज एंड हायरार्की। एक बार इस ऑप्शन को छोड़िए, बाकी ऑप्शन देखिए कि किस तरीके से आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। अ सिस्टम बाय द पीपल बेस्ड ऑन द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इंडिविजुअल मेरिट, ये हमारे पास में डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है। अ सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, जो पार्टी हमारे पास में जिसके पास में मेजोरिटी है वही हमारे पास में रूल करती है। A mean of filling public offices through a competitive struggle for the popular vote. A system of government that serves the interest of the people regardless of their participation in the political life. ये बात करते हैं। ये सारे ऑप्शंस जो हैं हमारे पास में ये डेमोक्रेसी की पॉजिटिव सेंस में बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी की वजह से ये हमारे पास में बेनिफिट रहता है। लेकिन आप कभी भी बात करिए, कभी भी हमारे पास में डेमोक्रेसी में हम हायरार्की की बात कभी नहीं करेंगे। हायरार्की का मतलब है कि आज ये बंदा हमारे पास में
पॉइंट है, या फिर प्रिविलेज की बात हम डेमोक्रेसी में कभी भी नहीं करेंगे। हम मेरिट की बात करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो बेसिकली अगर आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट करेंगे, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। अगर आप सिर्फ इसको, अगर आप बेसिक नॉलेज है आपको डेमोक्रेसी की, तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 है हमारे पास में। अब ये देखिए 53 क्वेश्चन है आइडिया ऑफ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। अब इसका जो है हमारे पास में, मैंने थिंकर को बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस से आप इसको कर सकते हैं। जैसे बॉर्डरलेस वर्ल्ड, कभी भी हम बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। बॉर्डरलेस वर्ल्ड को हम किससे रिलेट करते हैं? ग्लोबलाइजेशन से। तो आप देखिए मार्क्सिज्म बॉर्डरलेस वर्ल्ड किसके बारे में होगा? मार्क्सिज्म के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, टोटलिटेरियनिज्म के बारे में, या फिर इंटरकनेक्टनेस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। कभी भी देखिए अगर बॉर्डरलेस वर्ल्ड है तो ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन होगा, और ग्लोबलाइजेशन है तो वो इंटरकनेक्टनेस की बात ऑब्वियसली करेगा। तो ये जो ऑप्शन हैं सी एंड ई इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट ये वाला हमारा पास में दोबारा ये क्वेश्चन आ गया। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है, आपने इतना पढ़ा हुआ है कि ये बुक हमारे पास में किसकी है, हु डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ मेजोरिटी, तो आपका ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 56। अब इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस? वैसे तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने कभी भी पॉलिटिकल हमारे पास में, अगर आपने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी है या फिर कोई भी बेसिक सोर्स आपने फॉलो किया है पॉलिटी के लिए, तो ये बहुत ही हमारे पास में पॉपुलर क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल के अंदर पब्लिश वो इशू करता है, और हमारे पास में गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के अंदर हमारे पास में प्रोमulgate करते हैं। तो ये आर्टिकल ऑब्वियसली 2019 के हमारे पास में, 2019 के जो हमारे पास में यूजीसी का पेपर हुआ था, उसके अंदर प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में पूछा गया था। तो अगर आपने थोड़ा बहुत वहां पे एनालाइज करके थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता कि हमारे पास में गवर्नर किस आर्टिकल के अंडर इशू करता है, तो वो आर्टिकल 213 है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद में हम चलते हैं 57 क्वेश्चन के ऊपर। इन्होंने मैच लिस्ट दी हुई है। ये बुक्स हैं, ये हमारे पास में थिंकर्स हैं, और ये हमारे पास में बुक्स हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी है। अगर आपने 2023 का जो शिफ्ट 2 का पेपर आया है दिसंबर के अंदर, तो वहां पे ऐसे ही मैच द फॉलोइंग आया था, और वहां पे ये डायरेक्टली पूछा हमारा ये क्वेश्चन था। एक मिनट की बुक हमारे पास में सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बुक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज किया होता, अगर आपको सिर्फ एक ये ऑप्शन पता होता कि ए का आंसर हमारे पास में थर्ड आएगा, तो आपका डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता। ना इसके अंदर ए में थर्ड है, ना इसके अंदर है, और ना ही इसके अंदर है। सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर केट मिलट को इन्होंने सेक्सुअल पॉलिटिक्स से मिला रखा है, तो हमारे पास में इसका आंसर होगा ये। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मैंने ब्लू में उनको हाईलाइट कर रखा है। अगर डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आपने डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, अच्छे से अगर आपको वो फैक्ट्स याद है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये हुआ हमारे पास 57 क्वेश्चन हमारा। आगे चलते हैं हम 58 की तरफ। देखो इसको मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है। इसका मतलब है कि अगर आपने क्रिटिकली एनालाइज किया हुआ है क्वेश्चंस को, तो आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा। एक बार रेड वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो हम लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके से आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। ये भी अब ग्रीन में आ गया। इसका मतलब हम बेसिक नॉलेज से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जिसने नॉर्मल सी पॉलिटी पढ़ी है, तो सबको पता है कि इंदिरा गांधी ने हमारे पास में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे पास में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगर आपको बेसिक, अगर सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे इंदिरा गांधी का हमारे पास में बी का फर्स्ट आएगा, बी का फर्स्ट, सिर्फ एक स्टेटमेंट है हमारी, एक ऑप्शन ऐसा फ्रेम किया हुआ है इन्होंने जिसमें बी का आंसर जो है फर्स्ट है, तो देखिए इसका आंसर है सेकंड। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको हमें फ्रेम करना है। तो 2023 के जून शिफ्ट 1 के अंदर मिनर्वा मिल, हमारे पास में केशवानंदा भारती केस, और जो गोलकनाथ केस है, ये तीनों बार बार पूछे गए हैं। ये तीन क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास में बार बार पूछे गए हैं। ये किस ईयर की हैं? 2023 के दिसंबर में भी पूछे गए हैं। अगर आपने वहां पे अच्छे से पढ़ा होता, मिनर्वा मिल केस वैसे तो जो अगर पॉलिटी पढ़ता है उसको पता है 1980 का है हमारे पास में, गोरखनाथ केस 1967 का है, केशवानंदा भारती केस हमारे पास 1973 का, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई थी। ये तो बिल्कुल रटा रटाया होता है सबको। ऐसा बुमई का केस ऑब्वियसली 1994 का है। तो इनको आप अगर फ्रेम करोगे तो आप यहाँ पे आंसर पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखा होता, तो ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होते। नेक्स्ट चलते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
देखिए इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबने अगर स्टेट फॉर्मेशन के बारे में अगर किसी ने पढ़ा है, स्टेट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, स्टार्टिंग से अगर किसी ने पढ़ा है, तो सबको पता है कि जो हमारे पास में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 का आया था, उस एक्ट के आने से पहले ही हमारे पास में आंध्रा स्टेट बन गया था 1953 के अंदर। और जो हमारे पास में जम्मू कश्मीर की बात है, ये हमें पता है कि भाई 2019 के अंदर हमने आर्टिकल 370 को रिमूव किया है। इसके बाद तो हमने किसी भी ना तो किसी स्टेट को बनाया है, हमारे पास में जो लेटेस्ट जो हमारे पास में अमेंडमेंट हुई है वो इसी के अंदर हुई है। तो मतलब बी ऑप्शन जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि इन्होंने क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला है ना। तो ये ऑप्शन जो ऑप्शन बी है वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बाद हमने कुछ भी किसी स्टेट में बदलाव नहीं किया है अब तक। तो अब आप ये देखिए कि बी ऑप्शन किसमें सबसे लास्ट में है, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन के अंदर ऐसा है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बी ये है। ठीक है। और सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले जो हमारे पास में आंध्रा स्टेट बना था 1953 के अंदर। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे है आंध्रा स्टेट एक्ट, एक क्वेश्चन आगे आएगा जिसके अंदर होगा आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखिए यहाँ पे देखिए रीऑर्गेनाइजेशन का वर्ड है ना, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जिसे दोबारा ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे हमें पहले पता था कि जम्मू कश्मीर हमारे पास में पहले स्टेट था, अब हमने उनको 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से आंध्रा स्टेट एक्ट जो सबसे पहले जो चेंज हुआ था वो हुआ था हमारे पास में 1953 में, हमारे पास में आंध्रा स्टेट बना है। अब आंध्र प्रदेश जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होगा, यानी कि दोबारा कब हमने बदला, याद करो कि हमने आंध्र प्रदेश को दोबारा कब बदला है, जब 2014 के अंदर हमने तेलंगाना को बनाया था। ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो लेटेस्ट है, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर के बाद किसी भी स्टेट के फंक्शन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 62। अभी देखिए मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। अभी देखिए एशियान है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है। इन क्वेश्चंस को हमारे पास में इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस को पता नहीं कितनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट किया गया है। ठीक है। एशियान को डायरेक्टली 2023 के दिसंबर में भी पूछा गया था। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को भी हमारे पास में दिसंबर में ही जो हमारे पास में 2023 का हुआ है उसमें पूछा गया है। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि एशियान जो है हमारे पास में 1967 में बना है, यानी कि ए का आंसर हमारे पास में थर्ड आएगा। ए का थर्ड देखो, ए का थर्ड सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन के अंदर है, तो ये आपका डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, द बुक पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये बुक डायरेक्टली हमारे पास में 2018 दिसंबर में पूछी गई है कि ये बुक किसने लिखी है। रॉबर्ट माइकल इसका आंसर है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखा होता तो आपका ये क्वेश्चन सही होता। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर। अब ये देखिए इसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट करता है, मतलब हम सिर्फ कॉमन सेंस से या फिर डायरेक्ट एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे। अब इसके ऑप्शंस देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एक्सपेंशन नेशनलिज्म। देखो एक्सपेंशन की बात हमारे पास में कौन करता है, जैसे ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने एक्सपेंशन की बात की, उन्होंने हमारे पास में काफी सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया, जैसे इंडिया है हमारे पास में, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, और भी बहुत सारी कंट्रीज को ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था। तो एक्सपेंशन नेशनलिज्म हमारे पास में कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एग्रेसिव, सेकंड है एक्सपेंशन पॉलिसीज, मिलिट्रिस्ट, टॉलरेंट एंड द पीस लविंग। अब आप यहाँ से डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं कि ये पीस लविंग सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है जो हमारे पास में क्या है, नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव सेंस में है और बाकी सारे ऑप्शंस नेगेटिव हैं। या फिर ई होगा टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब क्या है कि हमारे अंदर टॉलरेंस पावर है। ठीक है। टॉलरेंस अगर हमारे अंदर होगी तो हम एक्सपेंशन की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इन दो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं सी और ई को, इसमें सी है, इसमें सी और ई दोनों है, इसमें सी है, तो ये ऑप्शन हमारे पास में इसका ठीक राइट आंसर है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के दौरान बिल्कुल अच्छी है, तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। 64 हो गया है हमारे पास में। नेक्स्ट चलते हैं हम 65 की तरफ। यहाँ पे देखिए मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 है। अब ये है हमारे पास में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू द ऑर्गेनाइजेशन, बाउंडेड रैशनैलिटी, कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वैसे तो अगर आप अच्छे से यूनिट्स को पढ़ते हैं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होते तो 2018 दिसंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कंसेप्ट ऑफ द बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी की बात की गई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये हर्बर्ट साइमन ने हमारे पास में दी है। अगर आप बी को थर्ड से टिक करते, बी को थर्ड हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर है,
अगर आपने इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से किया हुआ है तो आप इसके आंसर तक पहुंच जाते हैं हर बार साइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 66। इसको एक बार छोड़ते हैं कि हमारे पास में रेड वालों को, कि मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको किस तरीके से एनालाइज करके इसके आंसर तक पहुंच सकते थे। 67 ऑब्वियसली ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है, किसी को भी फैक्ट याद है, तो इसका ये क्वेश्चन हो जाएगा। द एवोल्यूशन सोसाइटी इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं 68 के ऊपर। हु रोट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857? ये पता नहीं कितनी बार ही पूछा गया है। इसका आंसर वीडी सावरकर है, जो 2023 के दिसंबर में भी पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स, अब देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमारे पास में क्या होगा? मार्केट इकोनॉमी, कैपिटल फ्लो, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ और मल्टीकल्चरलिज्म। आप इन ऑप्शंस को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी हमारे पास में ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो कभी नहीं होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन में कैसे हो सकता है? अगर मान लो कि किसी एक कंट्री को ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा फायदा हो रहा है तो उसके पास तो इनकम ज्यादा होगी ना, उसके पास तो वेल्थ ज्यादा होगी। अगर किसी एक कंट्री को ग्लोबलाइजेशन से अगर मान लो बाहर वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है तो उसको ऑब्वियसली कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वेल्थ का? तो मतलब डी ऑप्शन डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो आप डी को एलिमिनेट करिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऑप्शन आंसर आ गया है हमारे पास में आंसर 4। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप क्वेश्चन के आंसर तक डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। अब ये 70 क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका आंसर सॉरी 1953 है, ये 1951 गलत मार्क हुआ है। विच ईयर डिड श्यामा प्रसाद मुखर्जी डाइड इन द कश्मीर? अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है तो ये बहुत ही ऊपर से बात पूछी गई है, मतलब इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं है ये। हम एटलीस्ट जिन थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर किसी भी हम पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ और जो उनका हमारे पास में जिस ईयर के अंदर उनकी मृत्यु हुई है तो उनको हम पढ़ते हैं। चलो फिर भी मैंने ये मार्क कर दिया कि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, कि क्या पता किसी से हो, क्या पता किसी को याद ना हो। नेक्स्ट चलते हैं हम 71 क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग कमीशंस एज पर द एस्टेब्लिशमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इस क्वेश्चन को मैंने ग्रीन हाईलाइट क्यों किया? देखिए अगर आपने अपनी बेसिक उससे पढ़ा हुआ है, बेसिक अगर आपने इतना पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास में जीएसटी की जो काउंसिल थी, जो जीएसटी की काउंसिल थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ये सबको पता है कि 2017 की, 2017 में हमारे पास में जीएसटी काउंसिल आई है। फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग ये 2015 की है। मतलब अगर आप बेसिक करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो तो ये दोनों चीज पता नहीं कितनी बार ही रिपीट होती है पेपर के अंदर। अब आप देखिए इनको क्रोनोलॉजिकल वे से अरेंज करना है तो सबसे लास्ट में हमारे पास में ए आएगा। ठीक है, और उससे पहले हमारे पास में नीति आयोग ई आएगा। ठीक है, अब लास्ट में किसी भी एक इस ऑप्शन में ए है और एक इस ऑप्शन में ए है, लेकिन नीति आयोग हमारे पास में 2015 का है। अदरवाइज जो ये कमीशन है ना वो पहले ही बने हुए हैं। जैसे हमने देखा कि ये हमारे पास में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये 1992 का है, ये हमारे पास में माइनॉरिटी कमीशन 1993 का है, और ये भी हमारे पास में प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स 1993 का है। तो हम देखेंगे कि लास्ट के ऑप्शंस अगर आप ई ए अगर यहाँ तक भी पहुंच पा रहे हैं ना तो ये भी हमारे पास में सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर है, ये सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कोटिलियाज एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट कंसिस्ट ऑफ, कि हम जब कोटिला के बारे में पढ़ते हैं तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि उनके जो हमारे पास में स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। किंग है ऑब्वियसली, टेरिटरी है, काउंसलर्स हैं हमारे पास में, 45 टाउन्स हैं। ये 2022 के जून के शिफ्ट 1 के अंदर डायरेक्टली पूछा गया है कि द सबकांग थ्योरी कंप्राइजेस ऑफ। अगर आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा हुआ होता, ये देखो ये ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने इसको ब्लू में मार्क किया है, मतलब कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किए हुए हैं तो डायरेक्ट आप एलिमिनेट करके उस आंसर तक पहुंच सकते हो। तो डायरेक्ट ई को एलिमिनेट करना है, ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, हम आंसर तक पहुंच के ऑप्शन इसका राइट थर्ड। 73 हमारे पास में ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको किसी ने पढ़ा हुआ है जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स के बारे में कि कौन सा कब स्टेब्लिश हुआ है तो ही आप इसको अप्रोच कर पाएंगे, अदरवाइज ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ट्रिकी हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में ये रेड में हाईलाइट है, इसको बाद में देखते हैं जो रेड में हाईलाइट है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाएंगे। जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे पास में ये डायरेक्टली पूछी गई थी, 2023 में पूछी गई है, 22 में भी पूछी गई है, 21 में भी पूछी गई है, तो सबको पता है भाई ऑब्वियसली 2024 में भी पूछी जाएगी। तो ये डायरेक्ट आपको जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली पता नहीं कितनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं बार बार, आप उनको डायरेक्ट एलिमिनेशन से कर सकते हैं। अगर आप वो फैक्ट्स जो हैं वन लाइनर फैक्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब ये देखो 23 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है, तो ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए था। अब ये है हमारे पास में, ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है कि अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं कि कौन हमारे पास में
जो पॉलिटिकल लीडर है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखो, ये मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिलेटेड टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि पॉलिटिकल इकोनॉमी से कौन सी बुक हमारे पास में रिलेट करती है। तो देखिए, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन सबको पता है कि भाई ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की बुक है हमारे पास में, ये इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ। डेविड रिकार्डो की बुक ऑब्वियसली हमारे पास में पॉलिटिकल इकोनॉमी की है, ये भी डायरेक्टली इससे रिलेट करती है। थर्ड है हमारे पास में कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये भी देखो इसका नाम ही ये है, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी से ऑब्वियसली रिलेट करती है। जेस मिल की प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी रिलेट करती है। सिर्फ एक ऐसी स्टेटमेंट है, जब हम आईआर को शुरू करते हैं तो हम मॉर्गन दाउ की बुक पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, जो डायरेक्टली हमारी आईआर की बुक है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर एक्सक्लूसिवली बात नहीं करती है। तो अगर आप ए ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते हैं ना, ए ऑप्शन को एलिमिनेट करते तो भी आपका ये आंसर आ जाता है इसका सेकंड। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता है, अगर आपको बेसिक आइडिया पता है, हमारे पास में बेसिक नॉलेज अगर आपको है, तो आप इन क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। 79 क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारे पास में इसी तरीके से इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू लिबरलिज्म, कि लिबरलिज्म से कौन कौन सी हमारे पास में स्टेटमेंट्स रिलेटेड है। फर्स्ट है आइडियोलॉजी ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट, ऑब्वियसली हमारे पास में लेज़र-फेयर अप्रोच है, रिफ्लेक्ट्स ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द राइजिंग इंडस्ट्रियल पावर्स, लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म आर क्लोजली लिंक्ड। अगर आपने थ्योरीज को कभी भी, आइडियोलॉजीज को थोड़ा बहुत भी बेसिक से पढ़ा है, तो ये बिल्कुल भी क्लोजली लिंक नहीं है। ये हमारे पास में इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है, लिबरलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में। अगर आप सिर्फ डी स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते, इसमें डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, आपका आंसर आ जाता आंसर थर्ड। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट एलिमिनेशन लगाते तो ये आपका हो जाता। 80 क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारे पास में अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको मैंने इससे मार्क किया है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी फैक्ट्स याद है तो ही आपसे ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे क्रोनोलॉजिकली अरेंज। ठीक है, 81 में चलते हैं हम, ये भी हमारे पास रेड में आ गया, इनको बाद में देखते हैं जो रेड में है। उसके बाद में देखिए 83 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सबको पता है भाई, यूसीसी हमारे पास में डीपीएसपी का पार्ट है, द इजिएस्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2024 का, क्योंकि ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी रिपीट हो चुका है। और जो लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी को मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ते हैं, तो इसमें डायरेक्टली मेंशन है कि यूसीसी हमारे पास में डीपीएसपी का पार्ट है। उसके बाद में देखिए 84th क्वेश्चन भी रेड से मार्क है, इनको बाद में देखते हैं। और ये 85th जो क्वेश्चन है, ये भी अगर हमारे पास में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर किसी को याद है तो ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड हो गया। 86 में चलिए, हु रोट द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, अब ये बुक हमारे पास डायरेक्टली 2022 की शिफ्ट 1 के अंदर पूछी गई है, इन्होंने लिखी है। ठीक है, इसी तरीके से 87th क्वेश्चन है हमारे पास में, कंसिडर द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू द गवर्नर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देखो, अब ये है हमारे पास में आर्टिकल 123, इसके अंदर हमने देखा था कि 2019 में ही हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था कि जो आर्टिकल 123 है, उसके अंदर हम प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करते हैं, हम गवर्नर की बात नहीं करते हैं। तो डायरेक्टली डी को एलिमिनेट करिए सबसे पहले, ये डी हमारे पास में ऑब्वियसली दो तो आप पहले एलिमिनेट कर चुके हो। अब आप देखिए, जो हमारे पास में अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी हमारे पास में जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो वहां से आपको पता होता है कि यह आर्टिकल जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेट नहीं करता है। अगर आप ई को एलिमिनेट करेंगे तो आप इस ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। मैंने ब्लू में उन्हीं को हाईलाइट किया है जिनसे आप डायरेक्ट स्टेटमेंट ले सकते हैं, कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया हुआ है तो आपका ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। 87 के बाद 88 पे चलिए, ये भी थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 89 देखिए, हु रोट द बुक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि मार्क्सिज्म एज द टोटलिटेरियन डॉक्ट्रिन, उसके ऑप्शंस में हमारे पास में हैना एरेंट का नाम था, और वहां पे हमने देखा था कि हमारे पास में हैना एरेंट जो है वो टोटलिटेरियनिज्म की बात करती है, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म की बात करती है, वहां से ये आपका ऑप्शन हो जाता ठीक। ठीक है, अब ये 90 क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास में इसको बाद में देखते हैं, 91 को भी बाद में देखेंगे। आप 92 पे आइए, इसमें देखिए, हु रोट द बुक अ प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटी। ये बुक जो है वो डायरेक्टली 2023 के दिसंबर में पूछी जा चुकी है, कि ये बुक हमारे पास में जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। ठीक है, 93 पे आइए, हु अमंग द फॉलोइंग व्यूड नेशनलिज्म एज अ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर काइंड डिफाइंडिंग द नेशन एज अ इमेजिन कम्युनिटी। देखिए, 2023 के मार्च शिफ्ट 2 के अंदर बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इमेजिन कम्युनिटी की बात हमारे पास में कौन करता है, बेनेडिक्ट एंडरसन करते हैं। तो ये भी हमारे पास में डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आरटीआई इज अ मीन्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। आरटीआई हमारे पास में किस चीजों की बात करता है,
ओपननेस की बात करता है, मेंटेन सिक्रेसी। अब आप देखिए कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर वो ओपननेस की बात करता है तो वो सिक्रेसी को कैसे मेंटेन करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आरटीआई हमने क्यों शुरू किया था, ताकि हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकें, इंफॉर्मेशन को रिलीज कर सकें, ना कि सीक्रेट रख सकें। आप बी को ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, बी को एलिमिनेट करिए, आप डायरेक्टली आपका आंसर तक पहुंच रहे हैं, ए सी एम, ठीक है। मतलब ग्रीन में मैंने उन क्वेश्चंस को हाईलाइट किया है जिन पर आप डायरेक्ट, सिर्फ अगर आपको बेसिक नॉलेज है या फिर आप अपनी कॉमन सेंस का यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। कितने इजी क्वेश्चन हैं। 94 के बाद हम चलते हैं 95 पे। अभी देखिए ये भी मैंने रेड में हाईलाइट किया है तो इनको बाद में देखते हैं। अब 96 भी, ये भी हमारे पास में देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ध्यान है थोड़ा बहुत कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किससे लिंक हो रही है, बिहेवियर अप्रोच की बात कौन कर रहा है, तो ही आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपको मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो डायरेक्ट नहीं होगा। 97 देखिए, ये भी हमारे पास में आपकी कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, ऑब्वियसली करता है। रिलेशन की बात करता है स्टेट्स और इंडिविजुअल की, सिविल राइट्स और लाइबिलिटीज को डिफाइन करता है, रिकॉग्नाइजिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, ऑब्वियसली। नो गारंटी फॉर द डिलीवरी ऑफ राइट्स, नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं देता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट। तो फिर हमारे पास में आर्टिकल 32 क्या है, हमारे पास में आर्टिकल 226 में रिट्स हैं जो वो क्या है, ठीक है। तो आप इस डायरेक्टली इस क्वेश्चन से देख सकते हैं कि हमारे पास में ऑब्वियसली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें गारंटी देता है हमारे राइट्स के अगेंस्ट। तो ऑप्शन ई को एलिमिनेट करिए, ये गए ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, आ गया आंसर। ये हो गया हमारे पास में 97। अब देखिए 98। अब ये देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार है हमारे पास में, पूंची कमीशन है, सरकारिया कमीशन है। अगर आपने बेसिक पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ी है, सॉरी पॉलिटिकल पॉलिटी हमारे पास में पढ़ी है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने जो करवाया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसकी तो ऑब्वियसली सबको पता है कि जो भी पॉलिटिकल स्टूडेंट है उसको ये डेट पता होगी। तो अगर आप सिर्फ, आपको ये चीज पता है कि बी का आंसर सेकंड आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर है और इसके अंदर है, और सरकारिया कमीशन के बाद पूंची कमीशन आता है, तो यहाँ से आप पहुंच सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ आएगा। अब ऐसे ऐसे ही देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 99 की तरफ। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर ड्यू टू, इंडिया जो है हमारे पास में इमर्जिंग पावर किन रीजन की वजह से है। ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर, ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमिक पावर राइज हो रही है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे अच्छे हो रहे हैं, इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबर की है, क्या हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो नेबर्स के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से एक इंडिया हमारे पास में ग्रेट पावर है, ऑब्वियसली नॉट। तो डी ऑप्शन को एलिमिनेट करिए सबसे पहले, ये खत्म, ये खत्म। ये हमारे पास में डिक्रीजिंग सॉफ्ट पावर, इंडिया की सॉफ्ट पावर डिक्रीज हो रही है, नो। इंडिया की सॉफ्ट पावर हमारे पास में कितने लंबे टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि वो सॉफ्ट पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ई ऑप्शन जो है हमारे पास में वो भी नहीं आएगा, तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में 99। अब 100 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नरेगा को कब इम्प्लीमेंट किया गया था। अब देखिए आप, मनरेगा के बारे में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, किन्होंने मनरेगा को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प की गई थी, डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो मनरेगा हमारे पास में एक और टॉपिक हो गया, आपको ये बार बार पढ़ना पड़ेगा, और इसमें हम डायरेक्टली पता है सबको कि भाई 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ है। ये अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किए हैं ना, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में थ्योरी ऑफ सप्तांग राज्य, ये किसने दी है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसी पेपर के अंदर कि कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी की बात की थी हमने, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता है तो सप्तांग राज्य हम ऑब्वियसली कौटिल्य से ही रिलेट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद में चलते हैं हम, इसको रेड में है ये, बाद में देखेंगे इसको। अब देखो जो ये है हमारे पास में अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये 2023 के मार्च की शिफ्ट 2 के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन था, जिनको क्रोनोलॉजिकली वे से हमें अरेंज करना था। यूनाइटेड नेशंस के हमारे पास में जो सेक्रेटरी जनरल है, अगर आपको ये पता होता कि ये हमारे पास में सेकेंड पर्सन है जो हमारे पास में अपॉइंट किए गए हैं, तो आप इस ऑप्शन तक पहुंच जाते 1953। आगे है हमारे पास में हाथरस एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास में 2021 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था कि ये हमारे पास में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से रिलेट करते हैं, ठीक है। 105 पे आते हैं। इंडिया ज्वाइन डब्ल्यूटीओ, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, 1 जनवरी 1995। ये हमारे पास में प्रीवियस ईयर बार बार पूछा गया है, और जब भी हम डब्ल्यूटीओ को पढ़ते हैं तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि उसकी फाउंडेशन कब हुई थी और इंडिया ने उसको कब ज्वाइन किया था। 106 में है हमारे पास में मैच द लिस्ट विद लिस्ट टू। देखिए इसके अंदर देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है हमारे पास में एफ डब्ल्यू टेलर से रिलेट करता है, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है,
और ये पता नहीं कितनी बार ही पूछा गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी है हमारे पास में एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये अगर आपने बिल्कुल बेसिक से अगर पबाइड को पढ़ा होता, हमारे पास में शुरू किया होता, तो ये बहुत ही हमारे पास में बहुत ही रो क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन भी आता है ना तो आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। आगे है हमारे पास में 107 चलते हैं। इन विच ईयर महात्मा गांधी अंडरटुक दांडी यात्रा? 1930। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास में। जब भी हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी जो हमारे पास में जैसे सिविल डिसोबीडियंस एक्ट हो गया, ये हमारे पास में मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, दांडी यात्रा होगी, इन चीजों को हम बहुत ही बेसिक से पढ़ते हैं। आगे 108 रेड में हाईलाइट है, इनको बाद में देखते हैं। अब देखिए, अब आ जाइए आप 111 नंबर। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? हमारे पास में देखो, ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से जो है वो बेसिक है। मैंने इसमें ग्रीन में से क्यों हाईलाइट किया है? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मीसा को वाज रिमूव्ड फ्रॉम द 9th शेड्यूल? मीसा को 9th शेड्यूल से कब रिमूव किया गया है? एक बार आप मीसा की हमारे पास में देखिए फुल फॉर्म पढ़िए कि किस तरीके से इसको वो किया गया है। एक सेकंड, एक सेकंड बस। कहाँ पहुंच गए थे हम कर रहे थे, हाँ, इसको कर रहे थे हम, कि मीसा को कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव किया गया है। हम, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, वो हमारे पास में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान किया था। और इसी की जो हमारे पास में इसके अंदर जो गलत चीजें ऐड की गई थी उसको रिमूव करने के लिए हमने 44th अमेंडमेंट लेके आए थे। अब ये देखिए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को 9th शेड्यूल से हटाना। 9th शेड्यूल से हटाने का मतलब है कि वहां पे जुडिशरी अब इंटरवीन कर सकती है। अब ये काम हमारे पास में 42nd के अंदर तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था कि 42nd एक्ट के अंदर तो जो जुडिशरी का रोल है उसको मिनिमाइज करने की बात हुई थी। तो ऑब्वियसली कौन से एक्ट के थ्रू हुआ होगा? 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ होगा। मतलब मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच किया था और इसका आंसर ठीक हो गया था। कह सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को हमारे पास में, क्योंकि दो ऑप्शन और भी हैं, क्या पता आप यहाँ तक एलिमिनेट कर पाओ या ना कर पाओ। वैसे तो 52nd जो हमारे पास में अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर हम, जो हमारे पास में 52nd अमेंडमेंट है वहां पे हम एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑब्वियसली 52 एक्ट तो हमने कभी पढ़ा नहीं है इसके बारे में। और 38 जो है वो 42nd से पहले हुआ है, तो ये होगा नहीं। तो 42nd के बाद हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है, हमारे पास में 44। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। ये हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्लेटो की जो बुक है द लॉज, पता नहीं कितनी बारी पूछ ली गई है। तो सी का आंसर फोर्थ जो है वो सिर्फ एक के अंदर है, ये ऑप्शन हो गया हमारे पास में सेकंड। अब हम चलते हैं 113 की तरफ। In which general election the prevailing dominant Congress party lost half of the states to the opposition? जब भी हम पोस्ट इंडिपेंडेंस को पढ़ते हैं तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 1967 में हमारे पास में जो कांग्रेस की जो डोमिनेंस है उसको खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट, और जो हमारे पास में हाफ ऑफ द स्टेट्स में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अराइज हो गई थी, जिसमें हम 1969 में पॉलिटिकल अर्थक्वेक का पीरियड भी हम ये पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। 114 ये हमारे पास में वही हो गया कि अगर आपने हीगल के आइडियाज को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, अगर उनके आइडियाज को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं कि ये हीगल ने ही बोला होगा। चलो फिर भी मान लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हमारे पास में थोड़ा सा ट्रिकी था। 115 पे आ जाओ। अब देखो, ये हमें सबको पता है, कितनी बार हम पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए हैं, ठीक है, कितनी बार पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। हम्म, अभी देखिए, जैसे इसके अंदर हम अभी देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए गए हैं। तो एक और जो हमारे पास में थर्ड है वो एक ही ऑप्शन है, तो ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। ये रेड में है, मैं इनको जो हमारे पास में मैंने रेड में मार्क किया ना, मैं आपको बताऊंगी कि आप इन क्वेश्चन को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को ठीक करके अपना स्कोर। अब आ जाइए हमारे पास में 117 पे, द क्लासिकल मर्केंटलिस्ट स्ट्रेटजी एम्ड टू बिल्ड स्टेट्स। अब ये देखिए, जो शास्त्रीय वाणिज्यिक कार्यनीति है, अब हमारे पास में सबको पता है कि हमारे पास में क्लासिकल जो ये स्ट्रेटजी है, इसके अंदर हम, आप एक बार ऑप्शन को देखिए, वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट, मैक्सिमाइज इंपोर्ट एंड मिनिमाइज एक्सपोर्ट। डी ऑप्शन और ई ऑप्शन ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो
ई को आप एलिमिनेट करिए, आपका आंसर आ गया। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। अगर आप इसमें बेसिक कॉमन सेंस भी लगाते तो आप इस ऑप्शन तक पहुंच जाते। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास में थर्ड इसका राइट आंसर है। अब आ जाइए आप 118 पे। ये थोड़ा सा हमारे पास में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर किसी को पता होगा तो इसका आंसर हमारे पास में ए है। 119 पे आइए, जो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, जो हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये बुक किन्होंने लिखी है? ये हमारे पास में डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास में, 2022 की शिफ्ट 2 के अंदर डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव किसकी है? विच अमंग द फॉलोइंग कंसेप्ट्स वर गिवन बाय, हमारे पास में चेस्टर बर्नार्ड ने कौन से कंसेप्ट दिए हैं? ये 2022 का क्वेश्चन है। उसी के एक क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास में क्या था कि द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये जो बुक है वो चेस्टर बर्नार्ड ने लिखी है। अब आ जाइए हमारे पास में 120 पे, मैच लिस्ट विद द लिस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एक बुक है ना, द कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन, पता नहीं कितनी बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हो चुकी है। 2023 के जून में भी पूछी गई थी, या आई थिंक 2018 में भी पूछी गई थी। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि ये बुक जो है हमारे पास में ऑस्टिन ने लिखी है, तो बी का ऑप्शन 4, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर है बी का ऑप्शन 4, तो आपका ये आंसर हो जाता। अब हम चलते हैं 121 की तरफ। इसमें देखिए हमारे पास में क्या स्टेटमेंट है 121 के अंदर। अब देखो, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस डायरेक्टली 2022 शिफ्ट 1 में रिपीट हुआ था कि 1962 का है। सी का ऑप्शन 1 आएगा। सी का ऑप्शन 1 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, तो डायरेक्टली अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होता तो आपका ये एलिमिनेट हो जाता। 122 जो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये मैं बताऊंगी कि आपको ये कैसे करना है। अब ये देखिए 123 में देखिए, चौखंबा मॉडल हमारे पास में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। 2023 में भी दिसंबर में पूछा गया था, आई थिंक 2018 में भी पूछा गया था कि ये राम मनोहर लोहिया ने दिया है। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये भी डायरेक्टली 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। उसके बाद में हमारे पास में ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास में ट्रिकी बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसकी इतनी किसी को याद नहीं रहेगा कि भाई कौन सी पंचायत कोऑपरेटिव में वर्किंग ग्रुप कब स्टेब्लिश हुआ है, पंचायती राज इलेक्शन कब स्टेब्लिश हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा था ट्रिकी। अब आइए 126 की तरफ। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है, जो रेड में हाईलाइट है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिमार्क्ड गूंगी गुड़िया। अब ये गूंगी गुड़िया कितना इजी क्वेश्चन है हमारे पास में। जब भी हम पॉलिटी को पढ़ते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस को पढ़ते हैं, तो सबको पता है कि गूंगी गुड़िया के नाम से हम इंदिरा गांधी को काफी सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस नाम से बुलाते थे उनको। अब देखिए सार्क के बारे में पूछा गया। सार्क के बारे में 2018 में क्वेश्चन आया, 2022 में क्वेश्चन आया, 2021 में क्वेश्चन आया कि सार्क को स्टेब्लिश कब किया गया है? 1985 में। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमन, ये बुक भी पता नहीं कितनी बार की रिपीट हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। 2023 के मार्च में भी पूछी गई है, 2022 के मार्च में भी पूछी गई है, 2019 दिसंबर में पूछी गई है। ये इनकी बुक है, मेरी की बुक है। तो ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतनी बार रिपीट हो चुका है वो तो आपको टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट बुक है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 130 क्वेश्चन है। इमैनुअल वोलरस्टीन की हमारे पास में कंसिस्ट हो। देखिए 2023 के मार्च के शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी किससे रिलेटेड है। ठीक है, वहां पे इन तीनों का नाम दे के पूछा गया था कि ये किस थिंग उससे रिलेटेड है हमारे पास में। यहाँ पे इमैनुअल वोलरस्टीन का नाम दे के पूछा गया है कि इससे रिलेटेड हमारे पास में कौन कौन सी चीजें हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपने वो क्वेश्चन किया होता तो कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी, बी सी डी इसका आंसर हो जाता डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है हमारे पास में। अगर किसी को ध्यान है कि इंगेजिंग मीडिया ये किसकी बुक है हमारे पास में, किन की बुक है, तो इसका आंसर है हमारे पास में 4th। अब आइए 132 पर। ये भी हमारे पास में देयर हैज बीन फॉर टू मच एम्फेसाइज ऑन द राइट्स एंड फॉर टू लिटिल ऑन द ऑब्लिगेशंस। ये स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है, ये जवाहरलाल नेहरू ने दी हुई है। वैसे तो आप थोड़ा सा इनके ऑप्शंस को देख के ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये पेरियार की स्टेटमेंट नहीं होगी, कबीर की भी नहीं होगी, और थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी इन दोनों में हो सकता है। अदरवाइज इसका ऑप्शन हमारे पास में राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट चलिए आप 133 पे। ये भी थोड़ा सा मैं बताऊंगी, रेड में हाईलाइट है, इसको कैसे करना है। ये भी हमारे पास में ये स्टेटमेंट वुडरो विल्सन ने दी है और कब दी है, मतलब ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा। 135 पे चलिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इनकी बात की गई है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज को इन्होंने किस तरीके से क्रिटिसाइज किया है। अब देखो क्रिटिसिज्म पे ध्यान देना है कि किस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया होगा। इट काजेस इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये भी थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा है। इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, नेगेटिव सेंस में क्रिटिसाइज किया है। मार्केट फोर्स रिड्यूस्ड वेजेस, रिड्यूस द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। इट लिड टू द प्रोस्पेरिटी एंड द हैप्पीनेस ऑल ओवर। आप ऑप्शंस को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अगर आपने सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं और ये हमारे पास में डिफरेंट स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको अच्छे से पढ़ते तो आप डायरेक्टली इसके आंसर तक पहुंच सकते थे कि ऑप्शन ई जो है हमारे पास में वो नहीं आएगा। इसके अंदर ई है, इसके अंदर भी ई है और इसके अंदर भी ई है, तो इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास में द राइट आंसर विल बी
थर्ड। अब आ जाइए आप 134 पे। ये भी हमारे पास में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है कि ये स्टेटमेंट किन्होंने बोली हुई है, वुडरो विल्सन ने बोली हुई है, तो भी आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो हो गया था। 136 पे चलते हैं कि द वर्ल्ड कैन बी मोल्डेड ओनली विद द गन। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो 2021 के शिफ्ट 2 में पूछी गई है कि ये माउस डोम ने बोला है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से किया होता तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारे पास में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होता कि मतलब ये कब स्टैब्लिश हुआ, ये कब स्टैब्लिश हुआ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 138 पे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज फेमस एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन विच सिटी। पता नहीं कितनी बारी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। 2023 में जून शिफ्ट में भी आया था, 2022 में भी आया था। इसका राइट आंसर है 139 में रेड में हाईलाइट है, बाद में बताते हैं कैसे करते हैं। ये भी रेड में हाईलाइट है। अब ये देखिए 140 तक हम पहुंच चुके हैं और पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पैसेज के जो हमारे क्वेश्चन है ना डायरेक्टली मेंशन है। मान लो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में देखो, चलो ये है जैसे द टर्म थर्ड वर्ल्ड वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। ये किसके लिए यूज की गई, डायरेक्टली मेंशन है। टर्म ऑल्सो इम्प्लाइंग दैट दे वर नॉन अलाइंड। ठीक है, कि किसके लिए ये यूज हुई है, किस तरीके से हम इनका आंसर पहुंच सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि ये डायरेक्टली मेंशन है। थर्ड का आंसर ये आएगा, सेकंड का ये आएगा, फर्स्ट का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये। तो अब हमने क्या क्या देख लिया है कि डायरेक्टली आप किन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, हमने देखा कि डायरेक्ट एलिमिनेशन से जो हम ग्रीन में हाईलाइट थे, या तो उसमें जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है या फिर फर्स्ट होगी, थर्ड होगी, क्या मान लो कि 5 स्टेटमेंट दी हुई है, तो ऑब्वियसली इनमें से या तो एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट बाकी के जो हमारे पास में 2 या 3 है उनसे अलग मिलेगी। तो डायरेक्टली हम एलिमिनेट कर सकते हैं उन चीजों को। अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज का मतलब पता है, जैसे अगर आपको वो लिबरलिज्म वाला क्वेश्चन था, अगर आपको लिबरलिज्म का मतलब पता है कि वो कम्युनिज्म से काफी डिफरेंट है, तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे डायरेक्टली। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात रही, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा हुआ है, जैसे हमने सार्क का देखा, कितने सारे हमने ऐसे क्वेश्चन देखे, कितनी सारी बुक देखी हमने, वो बाउंड्री रैशनैलिटी वाला क्वेश्चन देखा, कि कितने सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किए हुए हैं तो वो क्वेश्चन आपके ऑब्वियसली ठीक होते हैं। अब आते हैं हम उन क्वेश्चन की तरफ जो क्रिटिकली एनालिसिस की हेल्प से हमारे पास में हो जाते हैं। ऐसे 19 क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए जो राइट में आएगा हम उनको देखते हैं। आप देखिए जो ये है, अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से किया है तो उसमें हम काफी सारे क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जिसमें हमारे पास में डायरेक्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसके अंदर हम देखेंगे कि किन किन के बारे में पूछा जा चुका है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारे पास में चीफ इलेक्शन कमीशन का पूछा जा चुका है, लोकसभा स्पीकर का पूछा जा चुका है, फाइनेंस कमीशन हो गया, हमारे पास में वाइस प्रेसिडेंट हो गया। जो ये हमारे पास में है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया, प्रेसिडेंट के बारे में हो गया। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन है वो हमें कर लेने चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कौन से पीएम रह चुके हैं, स्पीकर कौन रह चुके हैं, डब्ल्यूटीओ के हमारे पास में जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन कौन रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन कौन रह चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया है। इसी तरीके से हमारे पास में कमिटीज की बात होती है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जितनी भी कमिटीज हैं वो बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, उन कमिटीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए कि कौन सी कमेटी कब स्टैब्लिश हुई है। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन हमारे पास में अगर आपने वो किया होता तो ये क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता। उसके बाद में चलते हैं हम, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जैसे अब ये हो गया। मैं एक आपको एक चीज दिखाती हूँ, देखिए देखिए 2018 के दिसंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स डिड द बीजेपी विन ऑल द लोकसभा सीट्स इन द 16th लोकसभा इलेक्शन। देखिए इस क्वेश्चन से ऐसा नहीं है कि हमें इस क्वेश्चन को रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली दोबारा इलेक्शन हो चुके हैं, दोबारा हमारे पास में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो बीजेपी ने कहाँ जीती ये हमारे पास मायने नहीं रखता 16th लोकसभा के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन से हमें ये अंदाजा हुआ है कि अभी अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, हमारे पास में हमारा जून में एग्जाम हुआ है, 2 जून को हमारे पास में रिजल्ट आया है, 18 जून को हमारा पेपर था। तो ऑब्वियसली हमें ये पता होना चाहिए कि बीजेपी ने कौन कौन से स्टेट्स के अंदर हमारे पास में सीट्स जीती हैं। ठीक है, या फिर लोकसभा का जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप से है, कौन सी किस स्टेट को हमारे पास में कितनी सीट्स मिली हैं। इस क्वेश्चन से हमें ये सीख लेना चाहिए था कि लोकसभा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का वो किस तरीके से है। मैंने इस 2018 के इस क्वेश्चन को देखा था,
और मैंने इस सीट्स का अलोकेशन निकाला था कि भाई किसको कितनी सीट्स मिल रही हैं, ठीक है। मैं ये पहले का ही मेरे पास में ये नोट है कि यूपी को 80 सीट्स मिल रही हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र को मिल रही हैं, वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स हैं लोकसभा की, बिहार के अंदर 40 सीट्स हैं, तमिलनाडु के अंदर 39 सीट्स हैं। और मैंने इसमें देख लिया था कि पहले तो टॉप 5 हो गया कि कौन कौन सी हमारे पास में स्टेट्स को मिल रही है लोकसभा की सीट्स। उसके बाद में मैंने देखा कि किन को सबसे कम मिल रही है। मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, पुडुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया। उसके बाद में 2 सीट्स किसको मिल रही है, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो अगर आपने ये थोड़ा सा बेसिक किया होता कि यूपी के बाद महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद में वेस्ट बंगाल आएगा, अगर आपको ये 3 भी याद है ना, तो भी हमारे पास में हो जाता है। जैसे तमिलनाडु जो है वो 5th पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से किया होता तो आपका क्वेश्चन नंबर 66, 90, 75, 109 इसको होने में हेल्प की। जैसे क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं एक बार। अगर आपने शेड्यूल ट्राइब का है, चलो ये तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू द शेड्यूल ट्राइब्स, अगर आपने एनालाइज किया होता कि किस स्टेट के अंदर शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन किस स्टेट के अंदर ज्यादा है, किसके अंदर कम है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। पहले सबसे ज्यादा है हमारे पास में मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद में है अब ऑब्वियसली हमारे पास में उड़ीसा के अंदर, उसके बाद में है महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद में है राजस्थान के अंदर। देखो मेघालय तो हमारे पास में सबसे छोटा स्टेट है, तो यहाँ पे तो शेड्यूल ट्राइब की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि कम हो। मतलब ये तो थोड़ा सा गलत लॉजिक हो गया, क्या पता ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास में स्टेट अगर कम है, स्टेट की एरिया बेशक से अगर छोटा है, लेकिन वहां पे भी एसटी की पॉपुलेशन किसी बड़े स्टेट के कंपैरेटिव में ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन को एनालाइज किया होता तो आप इसके आंसर तक पहुंच जाते। 66 के बाद हम देखते हैं 90 क्वेश्चन को देखते हैं और 75 को देखते हैं। पहले इन्हीं को देखते हैं। देखो 75 है हमारे पास में, अरेंज द फॉलोइंग नंबर ऑफ द सीट्स अलोकेटेड टू द स्टेट्स इन द लोकसभा इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हो गया ना वही क्वेश्चन कि हमने देखा था कि सबसे ज्यादा स्टेट्स तो यूपी को मिल रही हैं, उसके बाद में हमने देखा कि भाई महाराष्ट्र को मिल रही हैं, उसके बाद में हमने देखा था, देखो यहाँ पे, उसके बाद में वेस्ट बंगाल को मिल रही है, बिहार को मिल रही है। तो इस तरीके से अगर आपने ये थोड़ा सा एनालाइज किया होता तो आपका ये क्वेश्चन भी ठीक होता। अगर आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आपने पहले देखा होता कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं, तो आप एक बार थोड़ा सा आपको रफ आइडिया होता ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी ठीक होता। मैं मानती हूँ कि बहुत सारा फैक्ट बेस्ड हो गया है कि आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन यूजीसी नेट के अंदर यही है कि अगर आपको पैटर्न्स का आप एनालाइज कर पा रही हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अगर आप उनका एनालिसिस अच्छे से कर पा रही हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर करोगे। मेरा 85 स्कोर हुआ है 100 में से, तो आप सोच सकते हैं कि भाई इतना स्कोर कब होगा, जब हमें फैक्ट्स भी याद हैं, हमें कंसेप्ट भी याद हैं, तब जाके ये स्कोर पहुंच पाएगा। जैसे इन्होंने प्रेसिडेंट के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये रेड में वही क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अच्छे से इनको मार्क किया होता, ये स्टेट्स की हमारे पास में एलोकेशन की बात हुई है, तो ऑब्वियसली ये हमने देख लिया कि भाई अगर आपने 2018 के उस क्वेश्चन को देखा होता, और आप थोड़ा सा अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते थे, अभी अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, तो इलेक्शन खत्म हुए हैं तो ऑब्वियसली ये कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास में सीट्स का एलोकेशन, ठीक है। अभी देखते हैं कौन कौन से और क्वेश्चन लगे हमारे। अभी देखिए, तो मतलब रेड में वही क्वेश्चन हाईलाइट है। अगर आपने क्रिटिकली एनालाइज किया होता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो वो आपके क्वेश्चन ठीक होते। तो और भी मैं काफी सारे लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी थीम्स हैं जिस पे बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अच्छे से उन पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 18 क्वेश्चन डायरेक्ट हम एलिमिनेट कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन हमारे पास में पैसेज के होंगे, 35 क्वेश्चन हमारे पास में डायरेक्टली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किए हुए हैं तो 35 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। अगर आपने क्रिटिकली एनालाइज किया हुआ है क्वेश्चन को तो 19 क्वेश्चन आपके वहां से ठीक हो जाएंगे। तो इसके अंदर, इस पेपर के अंदर हमने एनालाइज किया कि किस तरीके से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। तो मतलब अगर आप मॉक टेस्ट से भी ज्यादा अगर आपको एनालिसिस की जरूरत है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जरूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो आप पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि भाई स्पीकर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल का बार बार पूछा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप अपना यूजीसी नेट का स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।